सभी लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने रिफ्रेशमेंट न किया हो उससे निवेदन है वो जाकर के ऊपर आज की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अरुण कुमारी गोरे जी, संस्कृति मंत्री आ गई, उनका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय डॉक्टर सरोज श्रीवास्तव जी भी आ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत। मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। इस वक्त दिल्ली में है और माननीय ज़ैनुल उस्मानी जी बहुत आने वाली है। मैं मिथिलेश लखनवी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम सभी यहाँ हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित नाटक गज फुट इंच को देखने के लिए एकत्रित हुए, जो कि बच्चों को उनके इच्छानुसार भविष्य तय करने के लिए आजादी देने हेतु माता पिता को जागरूक करने का प्रयास है। सेना द्वारा 1980 में लिखा गया था, जो उस समय के मध्यम वर्गीय परिवार के सामाजिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का सजीव चित्रण है। आज स्वर्गीय के.बी. सक्सेना जी की पुण्यतिथि भी है। यह एक व्यंग्यात्मक नाटक है जिसमें लेखक ने समाज की रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों पर व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस नाटक का भरपूर मजा उठाएंगे और समाज उत्थान की दिशा में हेल्प यू एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों को नई दिशा देंगे, ताकि भविष्य में हेल्प यू द्वारा आयोजित समस्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से सदैव आपको अवगत कराया जा सके। हेल्प यू रजिस्टर आपके समक्ष हेल्प यू वॉलंटियर्स के बाद उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अरुण कुमारी गोरे जी, अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी एवं विशिष्ट अतिथि ज़ैनुल उस्मानी जी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय जूही सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर्षवर्धन अग्रवाल से निवेदन करता हूँ कि वो सभी को यथास्थान बिठाने की कृपा करें और मैं हाल में सभी लोगों से उपस्थित आग्रह करता हूँ कि खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जनभाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ यमुना गंगा उच्चल जगति तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक
जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माल्यार्पण स्वर्गीय के.पी. सक्सेना जी के चित्र पर। जरा तालियां जोरदार होनी चाहिए। आज की विशेष अतिथि ज़रीना उस्मानी जी पधार चुकी हैं। मैं चाहता हूं मंच पे हर्षवर्धन जी उनको मंच पे ले आए। आदरणीय ज़रीना उस्मानी जी। और अब मैं हेल्प यू एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि सब लोग, मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्य अतिथियों से सब खड़े हो जाएं। और मैं नाटक के प्रस्तुत करता आपसे निवेदन क्या यहीं पर थोड़ा रहे, क्योंकि कलाकारों का भी सम्मान होना है। आपके जो नाटक सभी कलाकारों को मंच पर लाए और ये सब लोग तालियां ले हैं। आगे जाइए आप प्लीज। आ रही है ममता प्रमेय जी, आगे जाइए प्लीज। ममता जी। ललित सिंह पोखरिया जी जो साईदास की भूमिका निभा रहे हैं। ललित सिंह पोखरिया बहुत ज्यादा तालियां रही है, कोई बात जरूर है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां और जोरदार। आइए इसके बाद सिमरन अवस्थी जी जो कि जूली का किरदार निभाएंगे। सिमरन अवस्थी। और उसके बाद पारुल राय जी इधर आइए जो गुल्ला का किरदार निभाएंगे। गुल्लू पारुल राय, आगे जाइए। और अंकुर सक्सेना जी जो युवक का किरदार, वैसे युवक है नहीं। इधर इधर अंकुर। इसके बाद इधर अमरीश बॉबी जी किलो और मंच निर्माण से शकील अहमद जी से निवेदन की वो भी है जो मंच निर्माण से उन्होंने किया है। शकील अहमद जी और हमारे आदरणीय गोपाल सिन्हा भैया कहाँ हैं? ये प्रकाश परिकल्पना एवं संचार गोपाल सिन्हा जी प्लीज जोड़ा गाने वाले बहुत ही है। वो आगे से गोपाल सिन्हा जी और संगीत परिक्रमा संचालन आलोक श्रीवास्तव जी। आइए। वाह वाह, तो मुझे करना था। इधर इधर साइड। मुख सज्जा मेकअप शहीद अहमद साहब। शिवजीत वर्मा जी बाल व्यवस्था। शिवजीत वर्मा। आगे जाइए, इधर से इधर इधर। श्री संगम बहुगुणा जी, आदरणीय संगम बहुगुणा जी बहुत ही सीनियर मोस्ट निर्देशक। सभी जानते हैं फेस है
जोड़ा में बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। और इसके बाद में आज जो प्रस्तुत करता है बहुत हैंडसम पंजाबी है, शैलेंद्र यादव जी, आइए प्लीज। और इसके बाद आप लोग मेरे लिए ताली लगा दीजिए, एक ग्रुप करवा दीजिए, एक ग्रुप करवा दीजिए। आज हेल्पी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के विशेष हेल्पी सम्मान से वरिष्ठ रंगकर्मी श्री केएल यादव जी, जो कि केपी सक्सेना जी के घनिष्ठतम मित्र भी हैं, वह एक वरिष्ठ रंगकर्मी के साथ साथ आकाशवाणी लखनऊ के लिए रेडियो नाटक भी लिखते रहे हैं, जो अक्सर हवा महल कार्यक्रम में सुनाई दे रहे हैं, को सम्मानित कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उनको लेकर मंच पे आए आप लोग, आदरणीय श्री केएल यादव जी। और हमारे हेल्प यू ट्रस्ट की ओर से एक प्रशस्ति पत्र श्री केएल यादव साहब को दिया जा रहा है। ये आपके सामने है, देख लीजिए, आप लोग तालियां बजा दीजिए। और मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। 10 जुलाई 1933 तदनुसार संवत 1660 विक्रमी को लखनऊ की धरा पर श्रीमती कृष्णा यादव एवं श्री रामचंद्र यादव के पुत्र के रूप में श्री कन्हैयालाल यादव जी का अवतरण हुआ था। संस्कृत प्रेमी संस्कारशील परिवार में जन्मे नैसर्गिक प्रतिभा के धनी श्री कन्हैयालाल यादव ने रमई काका और अर्जुन लाल पलटू जी के मार्गदर्शन में 8 वर्ष की अल्पायु में ही आकाशवाणी में अभिनय यात्रा प्रारंभ कर दी थी। सिद्धहस्त रंग निर्देशक श्री कुंवर कल्याण सिंह जी के निर्देशन में रंगमंच पर अभिनय कला की सरस गंगा बहाने वाले श्री कन्हैयालाल यादव दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के भी मान्यता प्राप्त कलाकार रहे हैं। पंडित अमृतलाल नागर, पंडित जयदेव शर्मा कमल, श्री कुमुद नागर एवं पद्मश्री केपी सक्सेना जी के सानिध्य में श्री कन्हैयालाल यादव ने एक अभिनेता के रूप में आकाशवाणी लखनऊ को अतुलनीय योगदान तो दिया ही है, लगभग 20 उत्कृष्ट नाटकों की रचना भी की है। लखनऊ साहित्य की जगत में जिस प्रकार अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा एवं यशपाल जी त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं, उसी तरह लखनऊ आकाशवाणी केंद्र के लिए पंडित जयदेव शर्मा कमल, पद्मश्री श्री केपी सक्सेना के साथ कन्हैयालाल यादव जी त्रिमूर्ति के अभिन्न अंग रहे हैं। यश और समृद्धि की कांक्षा से दूर सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श पर चलने वाले कन्हैयालाल यादव बाहरी संसार में शांत रहते हुए रंगमंच, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी कलाकार के रूप में सेवा समाज की ध्वजा को फहराते रहे हैं। भारतीय रेल सेवा में CRS के पद से सेवानिवृत्त श्री कन्हैयालाल यादव को अतुलनीय, अविस्मरणीय कला यात्रा एवं कला जगत में आदर्श जीवन मूल्यों के लिए सम्मानित करते हुए हम स्वयं गर्वान्वित एवं अनुभव करते हैं। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आदर्श कलाकार श्री कन्हैयालाल यादव जी के स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की कामना करता है। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हेल्प यू एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट विशेष योगदान हेतु 5 समाज सेवी लोगों को भी हेल्प यू सम्मान से नवाज रहा है। कृपया मंच पर पधारकर हेल्प यू के सम्मान ग्रहण करें। मैं सभी सम्मानितों से, अतिथियों से निवेदन करता हूं कि श्री राजीव टंडन जी, विशेष योगदान है हेल्प यू का हमेशा इन लोगों का। राजीव टंडन जी मंच पर आइए। श्रीमती वंदना चौहान जी से निवेदन है मंच पे आ जाएं। श्रीमती वंदना चौहान। श्री
महेंद्र भीष्म जी से निवेदन हुए मंच पर आए। ये ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं और इनके 2 उपन्यास भी हैं, किन्नर कथा और जय हिंद की सेना। 4 कहानियों का भी संग्रह इनका है। श्री महेंद्र भीष्म जी। अब मैं हेल्प यू ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि वह सम्मानित अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। और हमारे इस कार्यक्रम में आई हुई माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती प्रणव कुमारी कोल जी, माननीय मंत्री कल्याण एवं संस्कृति, डॉक्टर श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, विशिष्ट अतिथि माननीय जरीना उस्मानी जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों, नाटक के पात्रों व सहयोगियों, मीडिया कर्मी व हेल्प ट्रस्ट के सभी सदस्यों का भी स्वागत करता हूं। नाटक गज फुट इंच के लेखक पद्मश्री स्वर्गीय श्री केपी सक्सेना जी, जो तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके दोस्त वरिष्ठ अंगकर्मी श्री केएल यादव जी का भी अभिनंदन करता हूं। मैं नाटक के निर्देशक श्री संगम बहुगुणा जी, प्रस्तुतकर्ता श्री शैलेंद्र यादव जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के लोगों को विभिन्न बुराइयों व अंधविश्वास के खिलाफ कदम उठाने के लिए जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। फिर चाहे वह कन्या भ्रूण हत्या व महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पद्मश्री अनुज जलोटा लाइफ कंसर्न हो, या लोगों को रक्तदान हेतु प्रेरित करने के लिए एक शाम जगजीत सिंह के नाम का आयोजन हो। हेल्प यू ट्रस्ट समाज उत्थान की दिशा में अपने योगदान हेतु निरंतर कदम बढ़ा रही है। भविष्य में हेल्प यू ट्रस्ट कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें मुफ्त आर्टिफिशियल लिम्फ शिविर, मुफ्त कैंसर चेकअप शिविर, रक्तदान शिविर, वस्त्र वितरण, विभिन्न सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक शामिल है। आज का नाटक गज फुट इंच महान लेखक पद्मश्री केपी सक्सेना जी का है, जिन्होंने माता पिता पर व्यंग्यपूर्वक कटाक्ष किया है कि जो अपने बच्चों की इच्छा व आकांक्षाओं की परवाह किए बिना अपने उत्तरदायित्वों व जिम्मेदारियों को उन पर लाद देते हैं, जिनसे बच्चे मानसिक कुंठा का शिकार हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि हेल्प यू ट्रस्ट का माता पिता को बच्चों की इच्छानुसार भविष्य तय करने की आज़ादी देने हेतु जागरूकता करने का प्रयास आपको पसंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं व कार्यक्रम संचालक मित्र लक्ष्मी जी से निवेदन करता हूं कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष जी। और अब मैं, क्योंकि समय काफी हो गया है, मैं आज की विशिष्ट अतिथि माननीय जरीना उस्मानी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आज के श्रोताओं को 2 शब्द कहें। एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज किए गए इस गज फुट और इंच नामक नाटक में आए हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं सभी रंग मंच के लोगों का इस मंच के माध्यम से स्वागत करती हूँ, और मैं ये आशा करती हूँ कि लखनऊ की शान बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होंगे, आपके साथ रहेंगे, और कहीं भी अगर हमारी कभी भी कोई आवश्यकता होगी हम आप सबके साथ रहेंगे। बहुत टाइम मैं नहीं लूँगी, क्योंकि अब शुरू होने में थोड़ा ही समय रह गया है, बहुत देर से हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बधाई देती हूँ कि आपने यहाँ हम सबको बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं फिर ये उम्मीद के साथ कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, और इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। धन्यवाद। और कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सरोज श्रीवास्तव से निवेदन है कि वो भी आए और अपने विचारों को रखें। डॉक्टर सरोज श्रीवास्तव जी। आज के आए हुए अतिथिगण, नाटक में भाग लेने वाले विशिष्ट आर्टिस्ट और
आज की शाम जिन्होंने का संयोजन जिन्होंने किया है, हेल्प यू संस्था के विभिन्न सदस्य लोग, आप सबों का स्वागत है। आज भाई के भी सक्सेना जी की पुण्यतिथि है। यह शहर उन्हें याद करता है, याद करता रहेगा। वे अमर हैं अपनी रचनाओं द्वारा, और उनका जो व्यक्तित्व था, जिन्होंने भी उन्हें पास से देखा है, वे महसूस कर सकते हैं, कर रहे होंगे कि वे हमारे बीच हैं। चश्मे से, कनखियों से देख रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, और हमें इस चीज़ का इंतज़ार होता था कि जब हम उनकी कहानी या नाटक किसी को पढ़ेंगे तो हमें कैसी गुदगुदी होगी। पर वो गुदगुदी उथली गुदगुदी नहीं होती थी, उसके साथ बुद्धि को बहुत बड़ा संतोष मिलता था और बहुत दिनों तक उसकी मीठी याद बनी रहती थी। यह था उनकी रचना का प्रताप, इसका लोहा प्रदेश ने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी माना गया। हम उनके काफ़ी करीब रहे, उनके परिवार के भी काफ़ी करीब रहे। हमने उन्हें बहुत नज़दीक से भी जाना है, देखा है, और उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। आज के जो रंगमंच का जो विषय है, आज के नाटक का जो विषय है, वो बहुत मतलब का है। बेशक वो 80 के दशक में लिखा गया था, लेकिन आज भी वह सही और सटीक है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चों को दिशा देना और इस तरीके से देना कि वो रिबाउंड बैक ना हो और वो कुछ सीखें, समझें, आगे बढ़ें, अपना भविष्य सुरक्षित करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये हम सबों की तमन्ना रहती है, हम सबों की इच्छा पर हम खरे उतर पाते हैं कि नहीं, ये देखना है। हर बच्चे को कि सफलता की कुंजी 4 होती है। एक उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धिमत्ता, जो कि 25% रिस्पॉन्सिबल है किसी सफलता के लिए, और वह कुदरत हर बच्चे में समान रूप से देती है, समान रूप से देती है 25%। उस बुद्धि को प्रखर बनाए रखना, उसे मटमैला ना होने देना, यह बच्चे का कार्य, बच्चे का काम तो है ही, पर उससे ज्यादा माता पिता की जिम्मेदारी है। दूसरा 25% जो है वह है उनका प्रयास। उस प्रयास में योगदान माता पिता का होना चाहिए और उन्हें इस तरीके से मदद करनी चाहिए कि उनके पर हावी ना हो, उन्हें स्पेस दे, उन्हें बढ़ने का मौका दे और उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करते हुए उनके आदर्श बने। तीसरी चीज जो होती है वह होती है चांस, मौका की तलाश होनी चाहिए हर बच्चे के मन में, और वो किस दिशा में जाना चाहता है इसके लिए बखूबी देखना चाहिए पेरेंट्स को और उसका अंदाज करके उसे डायरेक्शन देना चाहिए। और चौथी चीज होती है भाग्य, जिसको हम लोग बहुत हमेशा बड़ी चीज कह के डाल जाते हैं, लेकिन 75% स्कोर हर बच्चा कर सकता है माता पिता की मदद के द्वारा। और जो अगला जो 25% है वो अगर उसको 2 भाग में बांट दिया जाए, भाग मतलब भाग, तो मतलब ये कि जैसे 2 बच्चे हैं, दोनों कंपटीशन में बैठे हैं, एक आगे आ गया, दूसरा नहीं आ पाया, तो वो दोबारा प्रयास करे, दोबारा कोशिश करे, वो आ जाएगा। तो वो भी अपने हाथ में एक तरह है। इसका विश्वास हर बच्चे को होना चाहिए, विश्वास दिलाने वाले माता पिता हैं। मेरा ख्याल है इसी तरह की कुछ बातें आज के मंचन के बाद जब हम इसे देख के घर जाएंगे तो हम शायद समझ पाएंगे उस चीज़ को, और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए हर माता पिता को। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मंत्री जी आदरणीय श्रीमती अरुण कुमारी कोल जी से निवेदन करता हूं वो मंच पर आए और आज के प्रयास पर हम लोग को सबको अनुग्रहित करें, 2 शब्द कहें। माननीय मंत्री जी श्रीमती अरुण कुमारी कोल जी।
महान विभूति स्वर्गीय श्री केपी सक्सेना जी की प्रथम पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उनके द्वारा लिखित गज फुट इंच का यहाँ मंचन किया जा रहा है, जिसके निदेशक श्री संगम बहुगुणा जी हैं तथा प्रस्तुति श्री शैलेन जी की है। मैं इस नाटक के सफल मंचन तथा नाटक के कार्यक्रम सभी कलाकारों को बधाई देती हूँ, क्योंकि आज ये जो नाटक हो रहा है, ये नाटक कई बार हो चुका है यहाँ पर, आज तीसरी बार ये नाटक हो रहा है और तीसरी बार नाटक हो रहा है, फिर भी लोग इसको टिकट लेकर के देख रहे हैं। इतना प्रसिद्ध नाटक श्री केपी सक्सेना जी का है ये, और हम सभी लोग इस नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि केपी सक्सेना जी एक बहुत अच्छे हास्यकार, एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार, बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे लेखक थे। हास्य का जब भी कहीं पर मंचन होता था, हास्य कवि के लिए उनको जरूर याद किया जाता था। खास करके जब होली के त्यौहार आते थे तो उस होली के त्यौहार के 1-2 दिन के पहले जो हास्य कवि सम्मेलन होता था, उसमें केपी सक्सेना जी को जरूर याद किया जाता था। आज हम सभी लोग उनको याद करते हैं और सबसे खास बात तो ये है कि वो लखनऊ पे थे और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। तो केपी सक्सेना जी की ये कृति सभी को दिल से गुदगुदा देगी तथा साथ ही यह एक अच्छा संदेश भी देती है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार भविष्य तय करने की आज़ादी दिलानी चाहिए। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रयास की मैं सराहना करती हूँ और हर्षवर्धन जी को भी बधाई देती हूँ कि हेल्प यू ट्रस्ट से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हम सभी लोग जाते हैं, जो बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। आज हेल्प यू ट्रस्ट की तरफ से ही ये केपी सक्सेना जी का गज फुट इंच आप सभी लोग देखेंगे। इसके लिए हेल्प यू ट्रस्ट बधाई के पात्र हैं और सभी कलाकार यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जो सभी लोग आए हैं उन सबका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सुधीश होता है, सुधीश सुनने वाले, देखने वाले। एक बच्ची है 7 वर्ष की, अंशिका श्रीवास्तव, वो बोन टीवी से गुजर रही है, पार्ट स्पाइन के। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। उसके फादर पेशे से प्राइवेट में है, प्यून में है, गोपाल श्रीवास्तव नाम है उनका। तो सबसे निवेदन है कि उस बच्ची को लगभग 3 लाख रुपए मदद की आवश्यकता है, तो अगर आप लोग मदद कर सकेंगे तो उस बच्ची के बड़ा भला हो जाएगा परिवार का। और उसके लिए हमने एक बॉक्स रखा है वहां पर, उस कोने पे रखा हुआ है आदरणीय स्वर्गीय केपी सक्सेना जी की मूर्ति के बगल में। तो जो लोग मदद करना चाहें तो उस बॉक्स में डाल सकते हैं। अंशिका श्रीवास्तव नाम है बच्ची का, 7 वर्ष की है। और अब मैं नाटक गज फुट इंच के प्रस्तुतकर्ता श्री शैलेंद्र यादव जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने नाटक की प्रस्तुति का मंचन कराएं। श्री शैलेंद्र यादव जी। प्रस्तुत है नाटक गज फुट इंच। थैंक यू। हमारे साथ ख्यालों की घोड़ा गाड़ी में चल रहे हैं 1956 की संगीत की रात। चले हो बता दो मुसाफिर सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल के ख्वाबों की महफिल समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है। वाह 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 कहाँ रह गए काफिले ज़मीन। पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता, बाबू जगजीवन पाला हवाई जहाज से रवाना। ये क्या बात? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। पेरिस
जिसमें विश्व सुंदर प्रतियोगिता बाबू जगजीवन राम पालम हवाई अड्डे से रवाना। दोनों खबरें अलग अलग और एक ही रफा में पड़ गया। कभी कभी अखबार की छपाई में भी कत्था चूल्हा एक हो जाता है। अरे भाई टिल्लू की अम्मा क्या है? अरे भाई आज चाय वगैरह मिल नहीं आई तो नहीं हाथ जोड़कर ला रहे हैं। जो पुराना होता जा रहा कीले काटने का शौकीन। बाबूजी हवाई अड्डा लांग गए, यहाँ ससुर अभी तक चाय नहीं आई। हर काम ढीला है ससुर का जोड़कर। ला रहे हैं, ला रहे हैं। जरा सा देर हुई नहीं कि खान खाने लगे। क्या भटका रही है? ये लो। अरे भटकाएगी नहीं तो क्या लपटे छोड़ेगी? अरे बृहस्पति के दिन ही गए भटकाती है, दुकान तो नहीं खोलनी। यहाँ नक्शे के 4 गांठे पड़ी है छुड़ाने के लिए। ये पोखरलाल घर में हो? लो आ गए। जरा देर बीबी के पास बैठे थे कि पोखर मल। अरे नहीं पहले चले गए हाथ जोड़कर। अरे ये सुन इसी चाय में 2 पर्चे तो उससे क्या मालूम? अरे साईदास आजा भाई आजा। राम राम। हाँ भैया बैठ। एक बात बताओ, तेरा ही तो चाय पे इंतजार कर रहा था हाथ जोड़कर। अच्छा सवेरे सवेरे इतना बड़ा झूठ? चल इसी बात पे चाय हो ही जाए। हाँ जरा फ्राइडे वगैरह धो धागे ला लीजिए। चाय बना दे भाई गरम। अच्छा ये बता, वो तेरे माल की बेटी आ गई क्या? पोखरमल एक बात तो बुरा तो नहीं मानेगा। मैंने भाई बुरा मानने की क्या तू भाड़ में जा। तो अब भाई आप बुरा मान। तो तेरी जगह में कोई लट्ठे का थान पैदा हुआ होता तो कम से कम चुनाव के वक्त झूठे वायदे लिखने के काम तो आता। जब देखो लट्ठा, पॉपुलिन, मार्किन, रूबिया, पटरा। अरे कुछ पता है देश किधर जा रहा? अरे देश कहीं नहीं जा रहा साईदास, देश तो वही है जहाँ रामचंद्र जी छोड़ गए। अरे जब सोने को पेट्रोल नहीं मिला तो पूरा देश कैसे स्टार्ट हो जाएगा? एक सुबह सुबह गुस्सा दिला के मेरा बृहस्पति खराब मत कर। उधर मंत्री लोग इस्तीफे पे इस्तीफा दे रहे हैं और तेरे कान में जू नहीं लग रही है। अरे भाई जब इस्तीफा देने वालों के कान में जू नहीं लग रही तो मेरा ही कान फालतू है क्या? अरे पहले ने इस्तीफा हाथ जोड़कर। राम राम साईं लाला। भाई राम राम। कैसे हो भैया? बस ठीक है। पोखर से इस्तीफे की कह रहा था। अरे छोड़ो लाला, जिनकी नौकरी ही टेम्परेरी है उनके इस्तीफे का क्या होना? लो वो गई ना बात। अरे है जात औरत तो क्या कभी कभी बड़ी अकल की कह जाती है। ठीक है तुम भी ले। हाँ हम भी दे रहे हैं। देख भाई साईदास, अगर यही नौकरी किसी नेता सर्विस कमीशन के 14 फार्म भर के और 28 दफे कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट करा के मिली होती देखे कौन माई का नाम इस्तीफा दे देता हाथ जोड़। अरे डूब पे रह जाओगे, इनका कैरेक्टर अटेस्ट करने वाला कोई ना मिले। ये तो ठीक है मगर मुल्क का क्या होगा? अरे मुल्क गिरेगा। मेरा मतलब जिन्हें मुल्क बेचना हो तो बेचेंगे ही और जिन्हें बचाना है वो बचा लेंगे। अरे पहले शपथ खाएंगे, बचाना ही, फिर इस्तीफा बोल देंगे और फिर शपथ और फिर इस्तीफा और फिर शपथ फिर इस्तीफा और फिर शपथ। मेरा मन कह रहा है कि भगवान ने चाहा तो अब की चुनाव में सब ठीक हो जाएगा। पोखर पावर में कौन आएगा? पावर में? अरे पावर में? अरे मैं ही आऊंगा पावर में और फिर क्या? फिर वो टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूंगा हाथों में। क्या कहा? जरा फिर से कहो। तुम मुझे इस्तीफा दोगे? कोई मैं 6 पार्टी बदल कर आई हूँ यहाँ? इस बुढ़े का हो बुरा मत, मुझे इस्तीफा देके हाथ जोड़ के। हाँ अरे बुढ़े को इस्तीफा देके हाथ जोड़कर। तो मैं क्या मैं भाग कर आई हूँ यहाँ? बर्फ
महाराज आजादी जैसी घुसपैठ हो गई। अरे तो घोड़े खाता। अरे सुन तू जरा वो घोड़े घोड़े करके ला। और ये भी ले जा जल्दी ला। जा वो सब तो ठीक है जी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। वो क्या? इस घर में ये सब नहीं चलेगा कि बाप कसम खाए और बेटा फायदा उठाए। अब चलो नहा लो, पिछले बृहस्पति नहाए थे। चार अक्षर अखबार क्या पढ़ लिया वो चखने लगे। लो हो गया ना प्रश्न खराब। अरे खैर छोड़। अच्छा ये बता तेरा माल तो आ गया ना? वो घर माल ये आज मैं तुझसे माल वाल की बात करने नहीं आया, कोई दूसरी बात करने आया। वो क्या? टिल्लू कहाँ है? टिल्लू? अरे अंदर रोकड़ भाई देख रहे हैं हाथ में। ये लड़का हो तो टिल्लू जैसा। हमारी पूरी बिरादरी में वाहवाही होती है कि पोखरे का छोकरा है बड़े घर का। एक हमारे हैं 3 साल से 11वीं में खूंटा गाड़े बैठे कह रहे हैं समझ समझ के पढ़ रहे हैं। अरे करने दे जय मजबूर, कम से कम पढ़ तो रहा है। हाथ जोड़कर नहीं पैर पसार कर वो भैया एक सलीमे में ऐसा बच्चन हैगा, ससुर ने उसी की लैन दिन भर बात किया। खैर मैं तो टिल्लू की बात भैया क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, लड़का ठीक ही चल रहा, लाइन पर है ना जोड़ना। ये बात समझाकर धान किधर कट रहा, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो साहिबा, क्या मजाक करते हो? अब सुनो मैं शादी कौन करेगा मुझसे? मैं कहूँ खुमैनी की, तू सुने बुखारी की। तेरा तो एक क्या हो गया, वही बेचारी अपने कर्म को रो रही है। शादी की बात कर रहा हूँ, क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, मेरी जवान बात की सुन लो, पर जुबली से तय। अब तो उस दिन का इंतजार है कि जुबली इस घर में बहू बनकर आ जाए। टिल्लू की अम्मा बमकती बहुत है और आंखें कमजोर हो चुकी है बेचारी की। एक बार बताएं, कभी कभी तो मुझ में और मार्केट की गांठ में वो रखी नहीं कर पाती। वो घर पर एक बात बताऊं, वैसे तुझमें और मार्केट की गांठ में कोई फर्क नहीं है। देख भाई साहब, टिल्लू की अम्मा ने इस घर को बहुत संभाला। अरे भाई खपा दिया अपने वो बाल बच्चों ने। अब तो उसके आराम करने के दिन है। बिल्कुल जुबली बहुत भली लड़की है। वो तो जब इतनी सी थी ना, तभी से मैंने उसको अपनी बहू मान लिया था। लेकिन वाह, भगवान के कर्तव्य बड़े निराले हैं। चीकचों के घर में ऐसी औलादें देता है। चुप कर। घर ये मजाक का टाइम नहीं है। ये देख, मैं जानता हूँ जुबली तुझे अपनी बेटी जैसी प्यारी है, मगर भैया मगर क्या? अरे जमाना टाइम जरा दूसरा है। हाँ। हमारी तुम्हारी तो निभ गई। माँ बाप ने जिस घूंटे से बात दिया वही आज भी बैठे जुगाली कर रहे हैं। मगर ये आजकल के चिलगों से जरा दूसरे चिलके के हैं। 4 दिन पट्टी तो पट्टी, न पट्टी तो पट्टी बदल के कहीं और पटाना नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। अरे भाई ये क्या बात है? बीबी ना हो गई जैसे बच्चों का खान है कि खान पसंद नहीं आया। अरे भैया हम भी धर्म करम के हैं। अरे बचपन से आपस में तीने बात में आए। भैया बचपन की खूब याद दिलाई। भाई हम तो ये कहें कि बीवी जो है वो कटा हुआ कपड़ा हो जो वापस नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन शादी तेरी नहीं टिल्लू की होनी। भाई आजकल के छोकरे हैं, रंग की कोई गारंटी नहीं है। वैसे अपना टिल्लू तो सरप्राइज करता है, फिर भी जरा देख समझ लेना ठीक रहता है ना? तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं दोनों ये जो है टिल्लू चुपी से 2-3 बार मिल लेता तो पता चलता अरज क्या है। अरे भाई इसमें बुरा
अरे सयाने लड़के लड़कियां माँ बाप के सामने मोहब्बत की चौंचे लड़ाएंगे? तो पता नहीं कैसे बिना बाल सफेद हुए बूढ़ा हो गया। अरे हर चीज का मौका महल होता है। ये मार्केट की गांठ कांच के शोकेस में नहीं जमती, यहाँ पर तो टेरिलीन ही फपती है। तो दुकानदारी भी तुझी से सीखनी पड़ेगी हाथ जोड़कर। ये बात नहीं है, बात समझा भाई, जवान दिलों का मामला है। इन लोगों को जरा फूल हवा खुशबू सा पसंद होते है कि नहीं होता है ना? तो कहीं पार्क शाद में बैठ के बोल बतिया नहीं, ठीक है? तो शाम को टिल्लू को तुम गोमिया पार की बात भेज देना 6 बजे। मैं ठुकनी को उसकी सहेली के साथ वहीं रवाना था। देख भैया, जिंदगी भर का साथ, कल तुझको मुझको ये ना सुनना पड़े कि हमको तो एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। भाई वाह, इतना ड्रामा तो किसी भगवे ने हमारी शादी में भी नहीं किया। भाई शादी के 6 दिन बाद तब कहीं जाके पता चला कि टिल्लू की अम्मा किस भैंस का नाम है। क्या रहते क्या? भाई अभी छछूंदर तो मैं कहने का, अलबत्ता उसकी मां से कहूंगा कि छोकरे को बुला के समझा दो। क्या जमाना आ गया, माँ बाप को यकीन ही नहीं रहा। चाहे दुल्हन नब के हिच्चे नापते हो पर खुद ही पसंद करेंगे। साइदा तुम चिंता मत, मैं भेज तो ठीक है, जब दोनों की रिपोर्ट पक्की हो जाएगी तो हम तारीख पक्की कर देंगे। अरे भाभी जी, मैं चल रहा हूँ, राम राम। और पकड़ी उपड़ी रहने दीजिएगा। अरे रुको भैया, रुको क्या? बोलिए दुगनी को भेजना जरा, बड़े दिन हो गए। अरे तू चुप कर, यहाँ मामला कुछ दूसरा है। वैसा समझा तो बाद में हाथ जोड़कर वो बात जरा वो उसको की है। साइदा, ये सब बातें बड़ी महीन है ना, इसके बाप के भी समझ में नहीं आएगी। उसकी क्या बात पड़ेगी? अब तुम समझोगे तुमको? साइदा चुगली और टिल्लू की बात चल गया है सच? कब का शक्ल निकला है? ये लो, गाँव बसा नहीं, कुत्ते रोने लगे। हवा फूल खुशबू वगैरह होगा, अगर सब बाद में समझी नहीं थी। तुम नहीं समझे तो अच्छा है। कहीं इस उम्र में तुझे भी लहर आ गई ना, तो तेरे चूड़े के लिए टोपी का फूल कहाँ ढूंढता फिरूंगा। जब लहर आ रही थी ना, तब तो बड़े गुलदस्ते सजा दिए थे तुमने। तुम वो टिल्लू और जुगनी की बात करोगी? भाई साइदा साफ साफ कह गया कि सगन से पहले दोनों जने पार्क में बैठ के आपस में समझ पूछ लें। हाँ तो ठीक है, तुम और साइदा आज ही जाके पार्क में सब। अरे यही तो रोना है कि तुम मैके से पतीले और गगरी तो ले आई, लेकिन ये जो अकल है ना, ये वही छोड़ गए। अरे साइदा मेरी अपनी नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात छेड़ गया। हाय राम, यहाँ से पहले पार्क में बैठ के बात करेंगे और नहीं तो क्या हैदर कैनाल नाले में बात करेंगे। अरे पार्क में बैठने में कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता। अरे भाई दोनों जवान लड़के लड़कियां हैं, आपस में जरा बोल बतिया नहीं। मैं ये नहीं चाहता जो मेरी हालत हुई है ना, वो टिल्लू की भी हो। तुम अपने लिबे बात दोनों जने पार्क में बैठ के हाँ नहीं करेंगे, चार देखने वाले क्या कहेंगे? जैसे 4 आदमी के पास और कोई काम ही नहीं है। अरे भाई दुकान में जब कस्टमर आता है तो 10 थान देखता, तब 2 मीटर कपड़ा कटवाता है। तुम जाकर टिल्लू को बुला लो, एकदम कुल्ला है तुम्हारी तरह। मेरा मतलब उसकी पढ़ी लिखी लड़की है ना, इसकी लिखी की जो सब पसंद नहीं आएगी। अगर मैं 2-4 बातें ज्ञान की समझा सोच लो। सब सोच लिया। अगर तुम्हारी अकल से सोचता तो मैं आज तक कुआरा बैठा रहता है जोड़कर। अरे टिल्लू बेटा, टिल्लू इधर आ। टिल्लू बेटा, टिल्लू बेटा, इधर आना। आ रहा हूँ अम्मा। रोकड़ मिला रहा था। अच्छा 44 पैसे का कपड़ा है, मीटर भर
अब निकल गए हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। देख अब मैं जो कहूँ उसे जरा ध्यान से सुना। बेटे अब तू बड़ा हो गया है, एक काम काज संभालने लगा है, सोचता तेरी शादी ब्याह हो जाए, घर में बहू आ जाए, क्या ख्याल है बेटे? बाबूजी आपका ख्याल है तो ठीक ही होगा। आजकल काटन में बड़ा ढाब है, ससुरी अपनी बेटी नहीं आ रही है, सीजन चालू हो पड़ा है काटन का। अबे गोली मार काटन को, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ, ये काम करती हो ना, क्या समझे? बाबूजी सीजन के बाद कर दीजिएगा। अम्मा आजकल काटन में बड़ा ढाब है, सच्ची कह रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या औलाद है, जी में आता माँ बेटे दोनों को थोक में भेज दूँ। बोलो तो अच्छा। ये तो वही बात है भैया कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता पाए। अरे तो इसमें बिगड़ने वाली कौन सी बात है? कौन 10-20 शादी हो चुकी उसकी पहले? तो मैंने क्या 15वीं शादी देख, तेरा रिश्ता पक्का है, तेरे ब्याह की बातें तो बाकी करनी है ना। अम्मा मैं क्या करूं? बेटा तू ऐसा कर, तू अपनी अम्मा के साथ हिंदुस्तान के बाहर हुनूलुलु चल जा। चलो अम्मा। हुनूलुलु। तूने जुगली को देखा? हाँ हाँ साई चाचा की छोकरी ना काटन का सूट पहनती है। आजकल काटन में बड़ा ढाब है, पीछे 2 रुपए बचते हैं। मैं काटन की नहीं, मैं जुगली की बात कर रहा हूँ। साईदास की जुगली तुझे पसंद है? हाथ जोड़कर। ओफो, होगी भी तो तुमसे कहेगा। मैं तो क्या वो पार्लियामेंट में जाके कहेगा? अरे मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ हाथ जोड़कर। बाबूजी इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? अम्मा जुगनी ठीक है। वाह वाह वाह, चलो 1 मिनट तो लपा। तुझे आज शाम को 6 बजे त्रिकोणिया पार्क जाना, जुगनी से मिलने। जुगनी वही आ रही है हाथ जोड़कर। लेकिन बाबूजी आज शाम 6 बजे तो वो माल उठाने जाना है, सीजन के दिन है, आज ही कल तो जरा ढब बनता है। लेकिन बेटा तेरा ब्याह भी तो बचा कर जुगनी के बाबू चाहते तो एक बार की लड़की पसंद कर ले। लेकिन अम्मा अगर माल नहीं उठाना तो सीजन हाथ से जाता रहेगा। इस साल सीजन में बड़ा ढाब है, धर्म के 1.5 गुने हो जाते हैं बाबूजी। देख लिया? अरे देख लिया, पिछले जुमे को पैदा हुए हैं और मुझे ठप सिखा रहे हैं। लफूस कहीं के ये ठप, ये घर, ये दुकान तेरे पैदा होने से पहले ही मुझे मालूम है हाथ जोड़कर। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि साईदास सामने मेरी नाक जरूर कटवाएगा। अरे बेटे माल मैं ये खा लाऊंगा या वही पड़ा रहेगा हाथ जोड़कर? तुझे आज शाम को जुगली से मिलने जाना है। बाबूजी ऐसा नहीं हो सकता कि माल मैं उठा लाऊं और जुगली से मैं मिलूं। मेरा हिम्मत है, इधर कपड़े का और दुकान देता हूँ, चला जाएगा शाम को, हड़काओ मत। अरे हड़काए मेरी जुगली, शादी में मेरे बाप की नहीं हो रही हाथ जोड़कर। ठीक है बाबूजी ठीक है, चले जाएंगे, बस यही ना कि माल नहीं उठा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगी, सारा ढब बराबर हो जाएगा। और सुनिए ये पैजामा कुछ पहन के ना चले जाना। बाबूजी बिना पैजामे के कैसे बात? वाह 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 वाह, क्या औलाद चली जी में आता इसे पैजामे समेत किसी पॉलिटिकल पार्टी में डाल। हाँ मैं तो घंटा उठाए घूम रहे। अबे लफूस कहीं, मेरा मतलब पतलून सतलून पहन के जाना शरीफ लड़कों की तरह, क्या समझे? चिल्लाओ मत, चला जाएगा पतलून पहन के। इनके बाप दादा जैसे सब पतलून पहन कर ही पैदा हुए। बाबूजी क्या पैजामा पहनकर लड़की देखने नहीं जाते? हाँ जाते हैं अंगोछा लपेट के भी जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अंगोछा लपेट। पैजामा पसीना हमारे समय में था जब अंग्रेज थे, अब देसी टाइम में हिंदुस्तानी रात तो पहनना जरूरी होता है, क्या समझे? समझ गए। अम्मा ये जाने कहाँ रखी है? अरे बेटा अच्छा एक बात ही होगा, बाहर जाके बात क्या करेगा हाथ जोड़कर? ओफो, ये भी तुम्हें बताना जरूरी है? जो समझ में आएगा कर लेगा।
कैसा काफी है, तुमसे ज्यादा मैं इसे जानता हूँ। दुकान में स्कूल की लड़कियां आती हैं तो मुंह चोंच की तरह बना के ही क्या करता है। इसे ये तक तो मालूम नहीं कि लड़कियों के सामने कैसे मुस्कुराया जाता है। अरे दुकान में आओगे तो लड़के हैं, बहन जी सुनिए बहन जी इधर आइए इधर आइए, ऐसा नशा लेते हैं कि बिना खरीदे चली जाए तो मैं जानू। बस जी बहुत हो गया, मैं एक भी शब्द अब और नहीं सुन सकती। भोले भाले लड़कों का तो जैसे जमाना भी नहीं रह गया। ये नहीं देखते कलेक्टर का कितना अच्छा है। कलेक्टर अरे लव कलेक्टर नहीं कैरेक्टर होता है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है बचा के रखे ना अपने बुढ़ापे के कैरेक्टर को। अरे मैं पूछ रहा हूँ वहां जाके बाप क्या करेगा, तो इसमें कैरेक्टर नहीं बिगड़ जाएगा तो बोलता कर। आप बेफिक्र रहिए बाबूजी, हम बात कर लेंगे। अब सब कुछ आपके अम्मा के सामने कह देंगे तो वहां क्या करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, हम बात कर लेंगे। हाँ बेफिक्र तो तुम्हारे पैदा होने के बाद ही हो गया था बेटे। अरे जरा घुमा फिरा के तो बता दे क्या बात करेगा। पीछे पड़ गए हो लड़के के, जैसे समझा दूं। हाँ तुम क्या समझा दोगे, जरा हमें तो जाने। तुम्हारे फटीचर खानदान में किसी ने किसी लड़की से बात में बात की? अरे कुछ वो ठंडा गरम कहा है? नहीं, सारी मजनू की औलाद है तो तुम्हारे परिवार में शर्म नहीं आती लड़के से ऐसी बात पूछते हुए? अच्छा शर्म की क्या बात है? शर्म तो तब आएगी जब कोई पढ़ी लिखी लड़की के सामने गधा साबित होगा। चेहरा देखिए, ऐसा लगता है लड़की देखने नहीं असेंबली में शक्ति परीक्षण के लिए जाती। ठीक है बाबूजी, कहे तो दिया की बात कर लेंगे। हम भी फेरे में देखते कोई घात थोड़ी चीज। ये तो किसी को फिक्र नहीं है कि माल उठाने जाना, तगादे में जाना, नहीं लड़की देखा शादी कर ले, बन चुका ढब इस सीजन में। कोई तीर मारने नहीं जा रहे, जरा ढंग से बात करिएगा। ये नहीं कि पढ़ी लिखी लड़की के सामने नगूरी बंदर की तरह दुम उठा कर रखा। अरे एक बात और, इसके साथ उसकी सहेली क्या रही, क्या समझे? समझ गए, वो बात किससे करनी है? ये लीजिए, समझाइए अपनी बात को, बात किससे करनी है? अरे शादी किससे करनी है? किसी से भी हो जाए क्या फर्क है? आज में तो डेमेज पड़ ही जाएगी। ये मुसीबत अब जाके हजामा बनाए 22 साल लगाए। ए अम्मा देखो पतलून में नाड़ा पड़ा है कि नहीं? ये लीजिए पत्तू में नारा। अरे इनको ये भी नहीं मालूम कि पत्तू में नारा पड़ता है या बेल्ट बांधी जाती है। अबे पत्तू में नारा नहीं, बेल्ट बांधी जाती है। तेरे पास ना हो तो मेरी बात लेना। चेहरा देखिए, ऐसा लगता है लड़की देखने नहीं हमारे पुरखों को पानी देने जा रहे हैं। मैं कह दे रहा हूँ चीमर करना होने पावे, जरा ढंग से बात करिएगा हाथ जोड़कर। बाबूजी हाथ जोड़कर क्यों, जब हमारी दुकान और उनकी दुकान से कम कपड़ा है। माइंड के बात करें। वही आग देख रही है। बेटा पूरे मोहल्ले को फ्री पास देके लेता हूँ। अरे बेटा मुझसे तो कोई भी कह के देखे इस उम्र में भी, अरे दिखा दूंगा कि पहली मुलाकात का इतना तो हमें भी आता है, लेकिन ससुरा मन लगे तब ना। क्या मतलब? जाने दीजिए, अरे 2 महीने बाद शादी कर देते तो खूबसूरती बिगड़ जाती। नहीं, अरे सीजन का टाइम वेस्ट होगा। ये नहीं चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे कि अभी चले जाएंगे? जब देखो तो चाहती चाहती चाहती। बाबूजी एक बात पूछे? हाँ बकिए बकिए। तो भूल गए जाना कहाँ? देखिए बताइए जाना कहाँ है? अबे भाई साहब कौन? अब याद रहेगा।
मेरा तो कुछ रह नहीं गई। अपना माउथ पीस बंद रखिए। मेरे हिस्से की जितनी शर्म थी ना वो आपके लड़के के हिस्से में आ गई है। अरे और कोई लड़का होता तो दुकान में कस्टमर छोड़कर छोकरी देखने लपट जाता। अरे तुम्हारे शहजादे हैं खाना धंधे में कितना रमा हुआ है, हर समय 4 पैसे ढक की पड़ी रहती है गरीब को। इतना तो मासूम है मेरा टिल्लू। अरे कुर्बान जाओ तुम पर तुम्हारी इस तकलीफ की मासूमियत पर। रसोई में काम देखो तो तुम्हारा काम जाओ। हेलो ओखर पर स्पीकिंग। अरे समझा दिया चिरकुट को बड़ा चिंता। अरे तारीख भी तय हो जाएगी। अरे उनसे कहिएगा जरा जल्दी शगन निकलवा ले। अरे तुम सुनो। अरे तुम बोलते रहो। शाम को पहुंच रहा। एक बात बताए कहाँ फंसा दिया आपको? हाँ अरे ठीक है देख लेने दो एक दूसरे को। हाँ कल बात। राम 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 राम। अरे